ग्लैंड या ग्रंथि के टॉपिक में ऑलमोस्ट कवर हो ही गया था। पैंक्रियास बची हुई थी पढ़ने के लिए। पैंक्रियास के बारे में हम बात कर लेते हैं। हेडिंग करो पैंक्रियास। हिंदी में हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? अग्नाशय, है ना। और एक हिंदी में और भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसे? आमाशय। लेकिन आमाशय को क्या बोला जाता है? स्टमक। ये नहीं है ना। हिंदी में कई बार कंफ्यूजन होता है आमाशय और अग्नाशय को लेकर, ध्यान रखिएगा। आमाशय स्टमक को हम बोलते हैं। अग्नाशय मतलब बात किसकी हो रही है? पैंक्रियास की हो रही है, ठीक है ना। अब देखो पैंक्रियास के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक्स लिख लीजिए आप। जैसे पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट लिखो, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। यह एक मिश्रित ग्रंथि, यह मिक्स्ड ग्लैंड। इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। और ध्यान रखिएगा, जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं उनमें से केवल एक ही एक ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स्ड, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं, तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा होगा कि सर वे ग्लैंड्स जो एंजाइम के साथ साथ हॉर्मोन्स भी रिलीज करती हैं, एंजाइम और हॉर्मोन्स दोनों रिलीज करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम रिलीज करने वाली होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन। और जो हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन, है ना। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? बहिर्स्रावी। और इसको क्या बोल देते हैं? अंतःस्रावी। तो आप ऐसे भी समझिए, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी ग्लैंड, एक ऐसी ग्रंथि जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों के गुण रखती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई एक लाइन में पूछ ले कि भाई मिश्रित ग्रंथि क्या है, तो आप बताइएगा कि वो एंजाइम और हॉर्मोन्स दोनों क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। अब देखो मिश्रित ग्रंथि को अगर हम पैंक्रियास को अगर हम मिश्रित ग्रंथि कह रहे हैं तो इसका मतलब तो मालूम चले गया कि मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है। दूसरे नंबर में लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, लिखिए सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सेकेंड लार्जेस्ट, याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्लैंड के तौर पे हम किसे बोलते हैं? लीवर। लीवर के बाद नंबर किसका आता है? पेंक्रियास का आता है, ठीक है ना। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभार टॉपिक में। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड के तौर पे हम कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये पेंक्रियास है, जो अग्नाशय है, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ होती है हमारे शरीर में? तो आप बस इतना समझिए, बोथ साइड देखो, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा माउथ है, माउथ के बाद ये एसोफेगस है, फूड पाइप है जहां से खाना अंदर जाता है। फूड पाइप के बाद ये हमारा क्या है? स्टमक है। स्टमक मतलब उदर बोल सकते हैं। और इसके बाद हमारी छोटी आंत चालू हो जाती है, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पहला वाला पार्ट होता है, फर्स्ट, इसको बोलते हैं डियो या डुओडिनम। क्या बोल देते हैं इसको? ड्यूडिनम। इसको हिंदी में शायद ग्रहणी या कुछ और बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो देख लीजिएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डियोडिनम कहते हैं। और जो ये डियोडिनम है, ये याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, छोटी आंत का पार्ट है। इसी डियोडिनम के बीच में यहां आपको मिलेगी पेंक्रियास। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये स्टमक के कहाँ होती है? नीचे होती है। और किसके बीच में होती है? तो ये डियोडिनम के बीच में होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही क्या है? पार्ट है, ठीक है। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। बाकी ये दो पॉइंट ज्यादा जरूरी हैं जो कहीं ना कहीं हमें याद रखने हैं।
अब इससे निकलने वाले, चूंकि हमने इसको मिक्स्ड ब्लेंड कहा है, तो सीधी सी बात है कि इससे हार्मोन्स भी रिलीज होंगे और इससे एंजाइम्स भी रिलीज होंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उनका क्या क्या काम है, क्योंकि हमारा टॉपिक हार्मोन्स का ही चल रहा था। चूंकि एंजाइम के बारे में हमने बात अभी नहीं करी है, जब हम एंजाइम के बारे में बात करेंगे तो हम एक बार फिर से पेंक्रियाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट ध्यान ये रखना कि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों क्या करती हैं, ये रिलीज करती है। ठीक है। अब इसी को अगर थोड़ा सा हम एक इमेज के फॉर्म में देखें, देखो पैंक्रियाज, पहले आप थोड़ा इमेज पे देख लीजिए तो इससे थोड़ा क्लियरिटी ज्यादा रहेगी। कौन सा वाला डायग्राम आप देखें इस पे? तो पहले तो आप इसे देख लो, इससे क्या थोड़ा सा लोकेशन क्लियर हो जाएगी। ये स्टमक के कहाँ है? नीचे है। डियोडिनम के कहाँ है? बीच पे है। इसी को देखो, देखो जरा, दिख रहा है? इस टाइप की पेंक्रियाज होती है। अब इसमें अगर हमारे काम की चीज हम देख लें, जितना हमारे काम का है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक, इस वाले पार्ट को हम नाम क्या दे रहे हैं? पेंक्रियाज। ऐसे ही पूरा मान लो आप, जितना आपको ये येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ऐसे इस टाइप से। ठीक। अब आप इसमें ढंग से देखो, ये यू शेप का कुछ दिख रहा है? किनारे किनारे दिख रहा है? ये यू शेप जो है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, छोटी आंत का भाग है, जिसके बीच में कहीं ना कहीं क्या है, ये सेट। अब इसमें कहानी ये है कि इसमें जो ये वाला पार्ट, ये जो टेल वाला पार्ट है, यहां से रिलीज होता है क्या? हॉर्मोन्स। इस वाले हिस्से से क्या रिलीज होगा? हॉर्मोन्स। यहां आपको मिलेगा। और जो ये वाला पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है, यहां से क्या रिलीज होता है? एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है ना? मिक्स्ड ग्लैंड कहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है, हॉर्मोन्स और एंजाइम दोनों रिलीज करेंगे। अब जिस पार्ट से या जिस हिस्से से हॉर्मोन्स रिलीज होता है, उस हिस्से के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, जिस टिश्यू से ये रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नोट करके लिखते जाओ, एक एक करके लिखिए। लिखो, आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आप इसमें देखो, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, क्या लिखा है? लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये वाला हिस्सा पढ़ेगा। लेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर आइलेट्स ऑफ एंडोप्रानिक सेल्स। ठीक है ना? कुल मिला के बात ये है कि जो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आप लिख रहे हैं, अगर कोई ये पूछे कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, तो आप बताएंगे कि ये सेल का, ये कोशिकाओं का क्या है? एक समूह है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? तो बताएंगे द ग्रुप ऑफ सेल। नोट करके लिखो सी में। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल्स है।
और जो ये ग्रुप ऑफ सेल इसमें होते हैं उसमें तीन तरह की सेल आपको देखने को मिलेगी। नाम लिखो तीनों के। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने टाइप की कोशिकाएं होती हैं? तीन टाइप। तीन टाइप की सेल इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और वो जो तीन टाइप की सेल इसमें होती हैं काम काम की, उसमें पहला लिखो अल्फा सेल। पहला कौन सा? अल्फा सेल। दूसरे नंबर में लिखो बीटा सेल। दूसरे नंबर में कौन सा लिखेंगे? बीटा सेल। और तीसरे नंबर में लिखेंगे डेल्टा सेल। तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे? डेल्टा सेल। बताइए पहला नाम कौन सा? अल्फा। दूसरा कौन सा? बीटा। और तीसरा कौन सा? डेल्टा। बस अल्फा बीटा गामा नहीं बोलना है अपने को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अल्फा बीटा गामा की जगह हम क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा और डेल्टा सेल बोलेंगे, ठीक है ना। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। इससे अच्छा तो मैं खुद ही डायग्राम बना दूं इसके, जितना टाइम इस पे लग रहा है। देखो इसमें तीन टाइप की सेल अपने को मिल रही। एक का नाम क्या है? अल्फा। दूसरे का नाम क्या है? बीटा। तीसरे का नाम क्या है? डेल्टा सेल। तीन टाइप की जो सेल का समूह है उसी को हम क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो अगर कोई बोले कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, तो आप बताएंगे सर ये वो टिश्यू है, क्योंकि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। जहां एक से ज्यादा कोशिकाएं होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? ऊतक बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। इसमें तीन टाइप की सेल हमने लिखी है, अल्फा बीटा और कौन सा? डेल्टा सेल। इन सेल से निकलने वाले हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं लिखो। जैसे जैसे सबसे जरूरी हार्मोन जो है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल जो दूसरे नंबर में आपने लिखा है, इंसुलिन हार्मोन जो है, ये कौन से हार्मोन, कौन सी सेल से रिलीज हो गए? ये बीटा सेल से रिलीज होगा, ठीक है ना। इंसुलिन यहां अगर आपको दिख रहा हो तो ये बीटा सेल लिखा हुआ भी है, और बीटा सेल के सामने क्या लिखा हुआ है? इंसुलिन लिखा है, ठीक ना। तो इसके काम क्या होते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बीटा सेल के बाद अल्फा सेल। अल्फा सेल से क्या निकलता है लिखो। इससे निकलता है ग्लूकेगॉन या ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ये किससे निकलता है? ये अल्फा सेल्स। और जो डेल्टा सेल है उससे निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। नाम लिखो। इसको ऐसे पढ़ना, सोमाटो, पहले ऐसे पढ़ लो, सोमाटोस्टेटिन। क्या पढ़ेंगे? सोमाटोस्टेटिन या सोमैटोस्टेटिन, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। ये किससे निकलने वाला है? ये डेल्टा सेल्स, ठीक है ना। अब इसमें दो टाइप की सेल और भी लिखी हुई है। एक इसमें लिखा है ई सेल और एक लिखा है पीपी सेल। आपको उसमें काम वाम नहीं करना है। मेन तीन टाइप की इसमें सेल होती हैं, जिसमें अल्फा बीटा और कौन सा है? डेल्टा सेल है। अब अगर बेसिक एग्जाम लेवल में बात की जाए तो कई बार क्या करता है कि वो अल्फा बीटा और डेल्टा सेल को लिंक करने के लिए देता है कि भाई इनसे निकलने वाले हॉर्मोन्स कौन से हैं। तो इसमें सबसे जरूरी या बहुत जरूरी हार्मोन जो है वो है इंसुलिन। और वो बहुत जरूरी जो है वो बीटा सेल से निकलता है, ठीक है ना। उसके बाद जो ग्लूकेगॉन है वो अल्फा से, और जो डेल्टा है उससे क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन निकलता है। अब देखो इन हार्मोन्स के काम क्या होते हैं, बेसिक काम क्या होते हैं समझिएगा। आप ऐसे समझो कि जब भी हम कुछ भोजन करते हैं, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जब उसका हमारे शरीर में क्या होता है? पाचन। पाचन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है ना। अब मैटर ये है कि ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा ही हमारे कहाँ जानी चाहिए? ब्लड में जानी चाहिए। ग्लूकोज का एक निश्चित अमाउंट ही कहाँ जाना चाहिए? हमारे ब्लड में। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या है? ज्यादा है। अगर ज्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में बन रहा है
इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। और अधिक मात्रा में ग्लूकोज का जाना ब्लड में बिल्कुल सही नहीं है। अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में चला गया तो आप लोगों ने डायबिटीज का नाम सुना होगा, मधुमेह का नाम सुना होगा, शक्कर की बीमारी, चीनी की बीमारी, बहुत सारी बातें हम करते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में चला गया तो वो डायबिटीज का क्या बनेगा, कारण बनेगा। तो देखो, ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है ये क्या करता है, इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, उसको ब्लड में जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो ब्लड में अधिक ग्लूकोज की मात्रा को जाने से क्या करेगा, रोकेगा। तो सर रोकेगा कैसे, समझिए। हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उस ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदलकर, किसमें चेंज करके, ग्लाइकोजन में चेंज करके लीवर में क्या करेगा, स्टोर कर देगा। आप ऐसा समझ लो कि पिताजी ने 200 रुपए दिए जिसमें आपका खर्चा 50 से चलना है, और ये मालूम है कि 200 अगर जेब में रहे तो अनाप शनाप खर्चा होगा। तो माता जी ने क्या किया कि 200 में से जो 150 रुपए थे उसको लेकर उन्होंने गुल्लक पे डाल दिया। यूज केवल कितने का हो रहा है, 50 का हो रहा है। तो वो जो माता जी है ना, वो किसका काम कर रही हैं, इंसुलिन का काम कर रही हैं। अब मेरे साथ सभी बोलेंगे। आप बताइए, इंसुलिन का काम क्या है, बोलो। ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जाने से क्या करना, रोकना। ठीक है ना। और जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा तो ये क्या काम करेगा, बोलो। ये ग्लूकोज को किसमें चेंज करेगा, ग्लाइकोजन में। किसमें चेंज करेगा, ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। और ये ग्लाइकोजन में चेंज होकर ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, लीवर में स्टोर। और मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, इस प्रोसेस को वैसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज का किसमें चेंज होना, ग्लाइकोजन में चेंज होना। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये कहाँ स्टोर है, बोलो, लीवर में स्टोर है। और ये चेंज करने का काम किसने किया है, इंसुलिन ने किया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए शरीर में, अगर इंसुलिन हमारे शरीर में कम हो जाए तो क्या कभी ग्लूकोज इसमें चेंज होगा, अरे जल्दी बोलो भाई, नहीं होगा ना। तो अगर ये इसमें चेंज होगा ही नहीं तो फिर ग्लूकोज किसमें मिलेगा, और ब्लड में अगर ग्लूकोज का मात्रा अगर अधिक हो जाए तो क्या होगा। तो आपसे पूछा जाता है डायबिटीज का कारण क्या है, तो आप बताते हैं इंसुलिन की कमी। इसीलिए डायबिटीज में इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है, अब चूंकि अंदर जो इंसुलिन बन रहा है वो तो बन ही नहीं रहा है या कम बन रहा है, ठीक है ना। तो उसे बाहर से किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन, ताकि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड में जाने से क्या कर सके, रोक सके। क्लियर है। आप देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हम किसी दिन फास्ट रखते हैं, खाना खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं फास्ट के दिन। अब जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं, एनर्जी तो हमें उस दिन भी चाहिए, ऊर्जा तो उस दिन भी चाहिए ना, हार्ट बॉडी तो हमारी उस दिन भी काम कर रही है। अब अगर हम उस दिन खाना नहीं खाएंगे तो पाचन नहीं हुआ, और अगर पाचन नहीं हुआ तो क्या नहीं मिल रहा है बॉडी को, ग्लूकोज मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्लड में ग्लूकोज की कमी ज्यादा हो रही। और हम सभी को पता है कि ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो धीरे धीरे इंसान का जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगा, कम। तो उस दिन जस्ट उल्टा होता है। उस दिन लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था कि नहीं हुआ था, लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो ग्लाइकोजन किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में चेंज होगा। भाई, गुल्लक में पैसे जमा किए थे कि नहीं किए थे, किसी दिन पैसे नहीं मिले तो गुल्लक तो तोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो वो ग्लाइकोजन जो है वो किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज में। और उस ग्लूकोज की मात्रा कहाँ बढ़ाई जाएगी, ब्लड में। ये काम कौन करेगा, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन जस्ट उल्टा काम करता है इसका। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। ग्लूकेगॉन उस ब्लड में ग्लूकोज की कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो बताओ, इंसुलिन ज्यादा जरूरी या ग्लूकेगॉन ज्यादा जरूरी, दोनों जरूरी है ना। ज्यादा फास्ट वास्ट रखने वाले जो लोग होते हैं, उपवास रखने वाले जो लोग होते हैं, भाई उनके लिए तो दोनों जरूरी है। तो सर ये जो तीसरा वाला है सोमैटोस्टेटिन, ये क्या काम करता है, इस तीसरे वाले का भी कुछ ना कुछ काम होगा, हाँ या ना। तो ये जो तीसरा वाला है ये इन दो हॉर्मोन्स को मैनेज करता है कि इन दोनों हॉर्मोन्स में से कोई एक अधिक ना हो जाए। भाई जरा सोचो, अगर ग्लूकेगॉन ज्यादा काम करने लग गया
तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को कहां भेजेगा? ब्लड में। और ज्यादा मात्रा में इंसुलिन काम करने लग गया तो पता चला वो ग्लूकोज को ब्लड में भेज ही नहीं रहा है। तो दोनों अच्छे तरीके से काम करते रहे, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सोमैटोस्टेटिन की होती है। जो मैंने बोला पहले उसे आराम से 1 मिनट लेके रिवाइज करो, सोचो क्या सुना आपने, उसके बाद मैं इसे लिखवाता हूँ। क्लियर? लेकिन जरूरी यह है कि पहले आप उस चीज को समझें। याद करी हुई चीजें आज नहीं तो कल भूल जाएंगी, और वो आप एफर्ट नहीं कर सकते। ये पानी आज का तो होगा नहीं, है ना? कल का ही होगा ना पानी। नहीं, देख के तो ये लग रहा है। कोई नहीं, ठंड में तो चल जाता, कोई डन। कुछ पल्ले पड़ा? चलो तो फिर हार्मोन्स के नाम तो लिख ही लो पहले, किससे कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। फिर उसके बारे में एक करके लिख लेते हैं, जो जो क्वेश्चन यहाँ से बने वो भी देख लेते हैं। हार्मोन्स के नाम लिख लिए ना? तो सबसे पहले इंसुलिन के बारे में लिखें क्या भाइयों? स्टार्ट करें, चलो हेडिंग कर लो। तो क्या हेडिंग कर लें? इंसुलिन। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है। और जब आपको सब भूल जाए ना, ऐसा लगे कि हम एकदम गधे हैं, हमसे कुछ भी याद नहीं होता है, हमें तो बस एक आधा बता दो क्या याद करना है, तो बस इंसुलिन याद कर लेना बस कि इंसुलिन किससे निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, तो आप तीनों याद कर लेंगे। लेकिन मैं आखिरी में अब बता रहा हूं कि जब कुछ भी हाथ ना लगे तो कम से कम इंसुलिन तो याद ही कर लेना कि इंसुलिन जिन सेल से निकलता है उसका नाम क्या है? बीटा सेल है। चले लिखे इंसुलिन के बारे में, लिखे फर्स्ट पॉइंट लिखे। लिखो, यह हार्मोन यह हार्मोन ब्लड में यह हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को यह हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन इज प्रिवेंट या कंट्रोलिंग ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ये याद रखिए, यह हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है ना? मात्रा को नियंत्रित करने का मतलब ज्यादा नहीं होने देता है। ठीक है ना? जैसे कोई बोले कि ये टीचर बच्चों को कंट्रोल में रखता है, इसका मतलब क्या है? कि ज्यादा फैलने नहीं देता है, कुल मिला के बात ही। अब कोई बोले कि ये नियंत्रित नहीं रखता है, इसका मतलब क्या है? फैलने देता है, कुल मिला के बातें हो रही। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, सिंह लिखे, लिखे। इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, ये हम केवल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। जैसे किसी ने पूछ ही दिया कि मान लो निमंत्रण में चले गए और गले से खाना खा लिया, तो भाई खाना तो पचेगा, और खाना पचेगा तो ग्लूकोज तो बनेगा। तो अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बन गया तो ये ऐसे थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। कुछ तो करेगा ना ये। तो हम उसी अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरी लाइन लिख रहे हैं। देखो, इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर extra glucose convert to glycogen by insulin and stored to liver। इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर मांसपेशियों, मसल्स
और लीवर में रख देता है। कहाँ रख देता है ये? मसल्स में और लीवर में। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कहाँ रखा जाता है? लीवर में रखा जाता है। ठीक है, देखिए यह प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। इट इज कॉल्ड, या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। तो कोई अगर एक लाइन में पूछ ले ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, तो क्या बताओगे? बोलो भाइयों, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, क्या बताओगे? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ध्यान रखोगे ना सभी लोग? और हमसे अगर कोई पूछे कि बताओ हमारे शरीर का पहला रिजर्व फूड क्या है, तो हम बताएंगे ग्लाइकोजेनेसिस। रिजर्व फूड ही है ना, गुल्लक क्या है, रिजर्व है ना हमारा। तो कोई पूछे मानव शरीर का पहला रिजर्व फूड क्या होता है, तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। और ये ग्लाइकोजन किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करेगा? बोलो। इंसुलिन नाम का हार्मोन। और ये कहाँ स्टोर होगा? गुल्लक क्या है? लीवर। गुल्लक क्या है? मांसपेशियां। उस गुल्लक में पैसा जो डाला गया वो क्या है? ग्लाइकोजन। क्लियर है सभी को ये? चलो आगे लिखो। ग्लूकोज इज अ वाटर soluble substance। ग्लूकोज जल में घुलनशील पदार्थ है। व्हेन, जबकि ग्लाइकोजन इज अ अनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑफ वाटर। जबकि ग्लाइकोजन पानी में अघुलनशील होता है। जबकि ग्लाइकोजन पानी में घुलनशील होता है। ग्लूकोज को अगर आप पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, पीते भी है लोग, ग्लूकोज डाल डाल के गर्मी में पीते हैं। लेकिन जो ग्लाइकोजन है वो नहीं घुलता है। और ध्यान रखिए, अगर व्यक्ति ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ले रहा है तब तो ग्लाइकोजन में चेंज होगा। और जब ज्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन हो जाएगा ना, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई फैट क्या है? ग्लाइकोजन का ही बड़ा भाई है। भाई एक समय तक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होगा, कभी तो गुल्लक भरेगा। अगर गुल्लक नहीं तोड़ा जा रहा है तो कभी ना कभी तो भरेगा। अब जिस दिन भर गया वो, उस दिन नया गुल्लक चाहिए। लेकिन उसी में ठूसते रहोगे पैसा उठा उठा के, तो एक नोट दूसरे नोट से चिपकने लग जाएंगी, बाउंडेड होने लग जाएंगी। वही ग्लाइकोजन आगे जाके किसमें चेंज हो जाता है? फैट में। तो अगर पूछे कोई कि हमारे शरीर का सेकंड रिजर्व फूड क्या है? फैट। फैट हमारे शरीर का दूसरा रिजर्व फूड है। फर्स्ट रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। और सेकंड रिजर्व फूड क्या है? फैट। आप इसे इस बात से समझिए, ध्यान दीजिए। आपकी माताएं, आपकी बहनें घर में चावल के दो पीपे रखती हैं, जिसमें एक पीपा वो होता है, पीपा मतलब जो है डब्बा, एक पीपा वो होता है जिसमें डेली निकाल निकाल के चावल कुकर में डाला जाता है। और एक बड़ा वाला पीपा होता है जिसमें चावल स्टोर करके रखा जाता है। हाँ या ना? तो देखो, वो जो छोटा वाला डिब्बा जिसका डेली यूज हो रहा है वो फर्स्ट रिजर्व फूड है। वो क्या है? फर्स्ट रिजर्व फूड है। और जो वो बड़ा वाला पीका है वो सेकंड रिजर्व फूड है वो। अब जरा बताइए, अगर फर्स्ट रिजर्व फूड में कमी आ जाए तो कहां से निकालेंगे? सेकंड रिजर्व फूड से निकालेंगे। लेकिन ये फर्स्ट रिजर्व फूड ही कम नहीं हो रहा है, तो सेकंड से निकालने का कोई सवाल ही नहीं। क्या करें सर इसके लिए? हफ्ते में एक दिन का उपवास रख लें। जब हफ्ते में एक दिन का उपवास रखेंगे तो उल्टी प्रोसेस चलेगी। जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो रहा है उसको एक दिन मौका मिलेगा कि वो ग्लाइकोजन किस में चेंज हो? ग्लूकोज में चेंज हो। तो भाई जितना इनपुट हुआ है उतना ही क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। तो ध्यान रखिए, ये फास्ट वगैरह रखना साइंस के हिसाब से भी सही है। किसी देवी देवता के नाम पे अगर आप साइंस को मान रहे हैं, या साइंस के विद्यार्थी हैं आप, या देवी देवता को ही मान रहे हैं, तो जिसके नाम पे हो सके उसी के नाम पे एक आधा दिन का फास्ट आप रख लें। अपनी हेल्थ को देखते हुए, फूड सिक्योरिटी को देखते हुए। भाई उपवास रखने से कितने फायदे?
एक तो खाद्य सुरक्षा हो जाएगी। एक दिन अगर पूरे भारत के लोग खाना ना खाएं, कितनी बड़ी खाद्य सुरक्षा है, दूसरों के लिए खाना मिलेगा। दूसरी बात काम की ये है कि भाई हेल्थ के लिए भी क्या है, बढ़िया है। उस दिन शरीर के अंदर की जो मशीनें हैं उनको भी क्या मिल जाएगा, आराम, कि चलो कम से कम इस भुक्खड़ ने कभी तो मौका दिया। भाई सबको छुट्टी चाहिए होती है, संडे सबके जीवन में आता है। तो जो अंदर की मशीनें 24/7 काम कर रही हैं, तो कभी ना कभी तो छुट्टी चाहिए उनको। क्लियर है सभी को? चले आगे। तो बताइए हमारे शरीर का फर्स्ट रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। थोड़ा तेज बोला करो, फर्स्ट रिजर्व फूड क्या है? धीरे बोलना आपके इनकॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि आप चीजों को नहीं समझ पा रहे या वर्ड नहीं निकल पा रहे। सेकेंड रिजर्व फूड क्या है हमारा? फैट हमारा सेकेंड रिजर्व फूड कहलाता है। यही अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हमारे शरीर में तो फर्स्ट रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। पौधों में फर्स्ट रिजर्व फूड क्या होता है? तो आप बताएंगे स्टार्च। जैसे हमारे शरीर का पहला रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन है। वैसे पौधों का पहला रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। लेकिन दोनों प्रोसेस में ग्लूकोज ही आता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन में, और वहां भी ग्लूकोज किसमें? स्टार्च में। इसलिए दोनों वर्ड्स अपने को कहीं ना कहीं याद रखने हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है? चले चलिए कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए, लिखिए। देखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, लिखिए। लेकिन जब लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन जब ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है, ऐसे भी लिख लो। तो ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर उस कमी को पूरा कर देता है। उस कमी को पूरा कर देता है। और यह काम ग्लूकेगॉन का है। और यह काम ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का है। और यह काम ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का है। ठीक। तो हम इसे कैसे लिखें? अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखें, फ्लो चार्ट में, तो हम ऐसे बता सकते हैं। बोलो मेरे साथ से। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या है? ज्यादा है। अगर ब्लड में ग्लूकोज क्या है? ज्यादा है। तो इंसुलिन क्या करेगा? उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करेगा? चेंज। ठीक। ग्लूकोज किस में चेंज होगा? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन जो है, लीवर या हमारे मसल्स में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये कारनामा किया किसने? इंसुलिन ने किया है। ठीक है ना? अब अगर मान लो यही काम इंसुलिन करता रहा और कल को ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। तो जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, तो ये जो ग्लाइकोजन है, ये किस में चेंज होगा? ग्लूकोज में चेंज होगा। और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होगा, तो इस कमी को ग्लूकोज में बदलकर इसको क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। और जो ये दूसरा वाला काम है, ये कौन करेगा? ग्लूकेगॉन। कौन करेगा? ये ग्लूकेगॉन। तो दोनों जरूरी है भाई, है ना? इंसुलिन की कमी हो जाए तो दिक्कत, ग्लूकेगॉन की कमी हो जाए तो दिक्कत। ठीक। लास्ट पॉइंट लिखो, खत्म करो। लिखिए, लिखिए सोमैटोस्टेटिन, तीसरा हार्मोन अगर आपको याद हो, सोमैटोस्टेटिन इन दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल रखता है। सोमैटोस्टेटिन का मुख्य कार्य इन दोनों हार्मोन्स को नियंत्रित करना है। दोनों में से किसी के भाव ना बढ़ जाए। भाई कई बार क्या होता है ना कि एक आधा के भाव अगर बढ़ गए, जैसे मान लो इंसुलिन के ही भाव बढ़ गए
और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इंसुलिन को फिर औकात में लाना किसका काम है, सोमेटोस्टेटिन का। पढ़िया दिया आके दो तमाचे दिए कि तुम्हारा जितना काम है वही करो, तुम ज्यादा नाटक क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। या पता चला ग्लूकेगॉन ज्यादा हीरो बन रहा है, और वो ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर रहा है, ग्लूकोज में। अब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज में अगर चेंज करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। इसको भी थपड़िया देता है बीच में आके कि तुम दोनों चपरासी हो, अच्छे से काम करो, जिसका जितना काम है वही करो, ठीक है ना। और ये काम कौन करता है बोले, सोमेटोस्टेटिन करता है। तो अगर बोला जाए कि बताओ तीनों हार्मोन्स में सबसे जरूरी कौन है, तो आप बताएंगे तीनों जरूरी, ठीक है ना। भाई तीनों जरूरी हैं, अपने अपने स्तर पे सब जरूरी है। यही चीज हमें अपने दैनिक जीवन में भी सीखनी चाहिए। हर व्यक्ति जरूरी है, चाहे उसका काम छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। वो जो आपके मोहल्ले में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी आते हैं उनका भी काम बहुत जरूरी है, और जो जिले को संभालने वाला कलेक्टर है उसका भी काम बहुत जरूरी है। इसलिए हम कोशिश करें कि व्यक्ति को इज्जत देना दें, लेकिन उसके काम को जरूर इज्जत दें। और हमने तो पढ़ा ही होगा या मूवीज में तो सुना ही होगा कि अम्मी जान कहा करती थी, क्या कहा करती थी, कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप सबकी भी अम्मी जान यही कहती होंगी। तो कोशिश करें कि हम बाकियों की ना सही लेकिन अपने अम्मी जान की बात तो माने। तो किसी व्यक्ति की इज्जत ना करें। और देखो व्यक्ति की इज्जत होती भी नहीं, मैं आपको बताऊं, जो इज्जत होती है उसके कार्यों को होती है, उसके कर्मों की होती है। अगर कार्य अच्छे हैं तो अच्छी इज्जत होगी, बुरे हैं तो इज्जत तो होगी लेकिन पॉजिटिव नहीं होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो व्यक्ति विशेष की आप इज्जत मत करिए। और व्यक्ति विशेष की इज्जत करना वैसे नियम पे भी नहीं आता है। नरेंद्र मोदी की बुराई करिए, पॉलिसीज को लेकर बुराई करिए, वो दाढ़ी बड़ी रखे या छोटी रखे, वो कुर्ता अच्छा पहने या घटिया पहने, वो उसकी खुद की चॉइस है। अब आप किसी की खुद की चॉइस पे तो नहीं कंप्लेन कर सकते ना। राहुल गांधी कुर्ता पहने या जीन्स पहने या टी शर्ट पहने, अगर आप इस चीज पे उनकी बुराई कर रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा बैल तो कोई है ही नहीं। अगर राजनीतिक स्तर पे आपको बुराई करनी है तो उनकी पॉलिसीज को लेकर करिए, ठीक है ना। और पॉलिसीज को लेकर बुराई करने के लिए पहले पॉलिसी समझनी पड़ेगी आपको कि भाई उनकी पॉलिसी क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो आजकल मैं फिलोसफी बताने लग गया हूँ बीच बीच में, और जरूरी है पढ़ाई लिखाई के साथ ये सारी चीजें भी समझना क्या है, जरूरी है। चलिए अब लिखते हैं हम कुछ बीमारियों के नाम जो इससे संबंधित बीमारियां हैं। सम इम्पोर्टेंट डिसीज, कुछ महत्वपूर्ण रोग। सम इम्पोर्टेंट डिसीज, कुछ महत्वपूर्ण रोग। डिसीज के बारे में हम कुछ बात करेंगे। और हम सबको पता है कि जिस डिसीज के बारे में हम चर्चा करेंगे उस डिसीज को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह कहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मधु और मेह में हमें कंफ्यूज नहीं होना। इसी को हम डायबिटीज कहते हैं। आने वाले दिनों में इंडिया जो है ना डायबिटीज कैपिटल होने वाली है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के केसेस अगर कहीं होंगे तो कहाँ होंगे, इंडिया में। और होंगे क्या है ही, आज भारत का हर तीसरा आदमी डायबिटीज का कहीं ना कहीं शिकार है, ठीक है। तो हम इस डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, डायबिटीज के बारे में, ठीक है ना। तो डायबिटीज से संबंधित क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायबिटीज कितने टाइप की होती है, डायबिटीज होने के कारण क्या होते हैं, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, और इससे बचने के उपाय क्या क्या, ठीक है। तो हेडिंग कर लो डायबिटीज, और कुछ पॉइंट इसके बारे में अब लिखो। हमें एक पैसेज फॉर्म में ही लिखना है बट जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे। लिखो, पहला लिखो, डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होने वाली एक बीमारी। इंसुलिन की कमी से होने वाली एक बीमारी। इंसुलिन की कमी से होने वाली एक बीमारी। तो ध्यान रखिएगा ये डिफिशियंसी रोग है ना। ये किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होता है कि किसी ने छींक दिया, सामने वाला डायबिटीज का मरीज है, उसको शुगर की बीमारी है, और उसने आपके सामने छींक दिया, और आपने कहा चल भाग भाग यहाँ से, तेरे छींकने से मुझे भी डायबिटीज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। डायबिटीज किसी बाहर के रोगाणु के माध्यम से नहीं हो रहा है, आपके शरीर के अंदर ही किसी चीज की कमी हो रही है जिस कारण से क्या हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है। तो बताओ क्या डायबिटीज छूने से फैलेगा, साथ में खाना खाने से फैलेगा, छींक देने से फैलेगा, क्या नहीं होगा ऐसे।
तो ये उस टाइप का रोग नहीं है जो संक्रमण होगा कि एक व्यक्ति से कहां जाएगा दूसरे व्यक्ति में जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे आपने एड्स के बारे में पढ़ा होगा, एड्स बीमारी के बारे में, कि भाई संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे में जाती है। कोरोना में आपने देखा मास्क वास्क क्यों लगाते थे, भाई एक दूसरे से में क्या हो रही थी, कम्यूट हो रही थी बीमारी। लेकिन इसके साथ ये केस नहीं है। तो किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। अब सभी लोग मुझे एक साथ बताना, इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा? क्या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होगा? दिमाग लगाओ, अरे बोलो भाई। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होगा जितना होना चाहिए? और अगर नहीं होगा तो वो ग्लूकोज कहाँ मिलेगा? ब्लड में। ग्लूकोज पानी में घुलनशील होता है कि नहीं होता है? पढ़ा ना हमने अभी। और हमारे ब्लड में वाटर परसेंटेज कितना होता है? 54%, 54%। वो ग्लूकोज जाएगा और ब्लड में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। और जब ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज घुलेगा तो सीधी सी बात है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में क्या होगी? बढ़ेगी। और वही कारण बनेगा किसका? डायबिटीज। देखो, डायबिटीज दो प्रकार की होती। डायबिटीज दो प्रकार की होती। पहला लिखो, डायबिटीज मेलिटियस। डायबिटीज मेलिटियस, MELLITUS। डायबिटीज मेलेटियस। क्या लिखना है? मेलेटियस। और दूसरा लिखो, डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरी कौन सी? डायबिटीज इंसिपिडस। मिलिटियस और कौन सा? इंटिपिडस। ये दो टाइप की डायबिटीज यहां होती है। लिखो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है। पहला लिखो, डायबिटीज मिलेटियस में लिखो, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी जिससे जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन की कमी जिस कारण से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये मिलेटियस में पढ़ना है आपने। दूसरा लिखो, डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें लिखो, हमारे शरीर में जब एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है। अब यहां आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। हमारे शरीर में जब एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस माना जाता है, या डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। दो पॉइंट समझो आप यहां से। ये दो टाइप की डायबिटीज हुई। ये ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगा, पहले बोर्ड साइड देखो, समझ लो इस। पहली डायबिटीज को हमने क्या लिखा? मिलेटियस। ठीक है ना? डायबिटीज मिलेटियस में क्या था? सीधी सीधी बात है, डायबिटीज मिलेटियस में किसकी कमी हो रही थी? इंसुलिन की कमी हो रही थी। ठीक। इंसुलिन की कमी होने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। कॉमन सी बात, यही बात हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिडस है, दूसरे नंबर की जो बीमारी है, उस इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं। इसका जो लेना देना है वो किस हार्मोन से है? एडीएच हार्मोन के कम हो जाने से। अब अगर आपको पिछली क्लासेस ध्यान हो तो मैंने आपको एडीएच हार्मोन पढ़ाया। क्या फुल फॉर्म था इसका, बोलो? एंटी ड्यूरेटिव हार्मोन या एंटी ड्यूरेटिव हार्मोन पढ़ा था हमने इसका। ये जो एडीएच नाम का हार्मोन है, हमने लिखा था कि इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। और ये जो एडीएच हार्मोन है, ध्यान रखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहां से निकलता है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ढंग से सुनना सभी लोग। एडीएच हार्मोन क्या करता है? हमारे यूरिन में, हमारे पेशाब में जो
एक्स्ट्रा वाटर होता है। हमारे यूरिन में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, उस एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करके ये कहां सप्लाई कर देता है? बॉडी में। अब ढंग से सुनो, अगर हमारे शरीर में एडीएच की क्या हो जाए? कमी हो जाए। एडीएच हार्मोन अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो क्या होगा कि जो हमारे यूरिन में एक्स्ट्रा वाटर जो है, जो अतिरिक्त पानी है हमारे पेशाब में, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और जब एब्जॉर्ब नहीं होगा एक्स्ट्रा वाटर, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पानी कहां मिलेगा? हमारे यूरिन में। और जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरिन में क्या होगा? पानी होगा, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। बार बार क्या लगेगी? पेशाब लगेगी। तो ध्यान रखिए, डायबिटीज होने का केवल इंसुलिन कम होना कारण नहीं है। इंसुलिन अगर कम हो गई तब तो वो डायबिटीज मिलेटियस की श्रेणी में आएगा ही आएगा। लेकिन उस केस में हो क्या रहा है? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज कहां जा रहा है? आपके ब्लड में जा रहा है। लेकिन अगर के शरीर में एडीएच की भी क्या हो गई है? कमी हो गई है, तो ये एडीएच हार्मोन आपके यूरिन में से एक्स्ट्रा वाटर को अवशोषित करके कहां भेज देता है? शरीर में। और अगर यही कम हो गया तो एक्स्ट्रा वाटर कहां जाएगा? यूरिन में। एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जब एब्जॉर्ब नहीं होगा और यूरिन में अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंट क्या जाएगा? यूरिनेशन। तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुई है, अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें यह चेक कराना चाहिए कि वो डायबिटीज किस टाइप की है। वो इंसुलिन की कमी से है या एडीएच की कमी से है? दोनों कंडीशन में कमी ही है। या तो वो इंसुलिन की कमी हो रही है, या तो किसकी कमी हो रही है? एडीएच की। अगर इंसुलिन की कमी हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मिलेटियस। क्या बोलेंगे हम उसे? डायबिटीज मिलेटियस बोलेंगे। और अगर एडीएच की कमी से डायबिटीज हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंसिपिडस। क्या बोलेंगे हम उसे? इंडिपिडस। अब एक बात बताओ, एक आदमी को अगर डायबिटीज हो जाए और उसे लगातार इंसुलिन के इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं, और बाद में पता चला कि इसको डायबिटीज इस कारण से हुई ही नहीं, किसकी कमी से हुई है? एडीएच की कमी से हुई है। और उसको काहे के इंजेक्शन लगाए जा रहे हो? इंसुलिन के इंजेक्शन, बिना सर पांव के। अब अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में इंसुलिन अगर हो गया तो क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होगा। और जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या कभी ग्लूकोज की मात्रा जो चाहिए क्या कभी ब्लड में पहुंचेगी? धीरे धीरे शरीर क्या होता जाएगा? कमजोर होता चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो बताओ, डायबिटीज कितने टाइप की? पहला कौन सा लिखा आपने? डायबिटीज मिलेटियस। दूसरा क्या लिखा आपने? डायबिटीज इंसिपिडस। एक एक लाइन में अगर कुछ याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि डायबिटीज मिलेटियस इज द मेन डायबिटीज, सबसे मुख्य डायबिटीज यही होती है। और कोई पूछे इसका कारण तो बताना लैक ऑफ इंसुलिन। इसका कारण क्या है? लैक ऑफ इंसुलिन। और दूसरा क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस। और कोई पूछे इसका कारण क्या है तो बता देना लैक ऑफ एडीएच। दोनों केसेस में हार्मोन कम हो रहे हैं, बस एक केस में इंसुलिन कम हो रहा है और एक केस में एडीएच कम हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? देखो, थोड़ा एक्स्ट्रा चीजों को समझोगे ना तो साइंस के प्रति एक लगाव जो होता है ना वो बढ़ता है। हम उतनी ही चीजें से आज तक आप जितना भी डायबिटीज सुनते थे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज तक आपने जितनी बार भी डायबिटीज सुना होगा उसमें एक चीज कॉमन सुनी होगी कि इंसुलिन शरीर में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन हम बहुत कम केसेस में ऐसा सुनते हैं। मैं ऐसा सबकी बात नहीं कर रहा हूं, और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भी जिनको ये वाला भी केस मालूम रहा होगा। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या थोड़ी क्या होती है? कम होती है। तो क्या इसमें लिख लें अपन? लिखो नोट कर। तो किस में लिख लिया था वो? मिलेटियस में लिख लिया था आप लोगों ने ना। इंसिपिडस में थोड़ा बहुत लिखा कि नहीं लिखा? इंसिपिडस में क्या लिखा आपने? किसकी कमी हो जाती है? एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है। उसके आगे कुछ लिखा था क्या? लिखो। एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन
एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच का फुल फॉर्म है, लिखो क्या लिखा, बोलो। एडीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। एडीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, जिसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। जिसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। जिसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे शरीर में या ऐसे लिखो, यह हमारे यूरिन में, शरीर में, यह हमारे यूरिन में एक्स्ट्रा वाटर को, अतिरिक्त जल को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके शरीर में उसकी सप्लाई कर देता है। शरीर में उसकी क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। लेकिन जब इसकी कमी होती है, जब इसकी कमी मतलब एडीएच की कमी, शरीर में सप्लाई कर देता है, लिख लिया। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है, जब इसकी कमी हो जाती है, तो एक्स्ट्रा वाटर, अतिरिक्त जल यूरिन से एब्जॉर्ब नहीं होता, यूरिन से एब्जॉर्ब नहीं होता, यूरिन से एब्जॉर्ब नहीं होता, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार पेशाब आती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। क्लियर है? इस प्रकार की डायबिटीज को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। इस प्रकार की डायबिटीज को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। अब अगर एक लाइन में क्वेश्चन कोई पूछ ले कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, तो बताएंगे कि यह हमारे शरीर में हार्मोन की कमी से होने वाला एक रोग है, जिसमें एडीएच नाम का हार्मोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एडीएच हार्मोन के बारे में दो लाइनें बता दूं कि यह एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, रिलीज होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यूरिन से वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, और हमारी बॉडी में क्या करना, सप्लाई करना। अगर ये कम हो जाएगा तो वाटर यूरिन में क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंट आदमी किसके लिए जाएगा, यूरिनेशन के लिए जाएगा। और जब शरीर का ज्यादा पानी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, तो सीधी सी बात है, जल ही जीवन है भाई। अगर ज्यादा मात्रा में पानी शरीर से बाहर निकल गया तो डिहाइड्रेशन जैसी चीजें कहीं ना कहीं होने लग जाएंगी। ठीक, तो ये दो टाइप की कहीं ना कहीं हमने किसके बारे में बात करी, डायबिटीज के बारे में। क्लियर? अब एक पॉइंट और नोट करके लिखो, लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन, या ऑन द बिहाफ ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन डायबिटीज, देयर आर टू टाइप। इंसुलिन की कमी से होने वाला डायबिटीज दो प्रकार का होता है। अब आप घबराना मत, अभी हमने लिखा है इंसुलिन, अभी हमने लिखा डायबिटीज दो प्रकार का होता है, जिसमें एक में इंसुलिन की कमी होती है और एक में एडीएच की कमी होती है। अब हम ये लिख रहे हैं कि इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक, इसमें पहला लिखो, फर्स्ट लिखो, टाइप 1 डायबिटीज। पहला लिखेंगे टाइप 1 डायबिटीज, और दूसरा मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद ही लिख सकते हो, टाइप 2। पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2। अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या होते हैं, लिखो, फिर मैं इन्हें समझाता हूं। टाइप 1 में लिखो, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ इंसुलिन, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ इंसुलिन। जब हमारे शरीर में इंसुलिन पूरी तरीके से अनुपस्थित हो जाए,
कंप्लीट अब्सेंस ऑफ डायबिटीज, मतलब है ही नहीं, इंसुलिन जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब बताओ, अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, इसका मतलब उसके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। और अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है कि वो जो बीटा सेल है जो इंसुलिन बना रही है, इंसुलिन बनाने का काम किसका है? बीटा सेल। इसका मतलब वो बीटा सेल या तो है ही नहीं, बचपन में ही जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके शरीर में बीटा सेल थी ही नहीं, या तो बीटा सेल हैं लेकिन वो काम ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ये बच्चों में भी हो सकती है, ठीक ना। कई बार आपने फिल्मों में, सोसाइटी में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है, तो कई बार लगता है ये बच्चा अभी 6 महीने का नहीं हुआ, साल भर का नहीं हुआ, इतना मीठा खा लिया होगा क्या? भाई, हमारे नॉर्मल दिमाग में डायबिटीज का मतलब क्या चलता है कि ज्यादा मीठा खाया होगा तभी डायबिटीज हो गई। अरे अभी वो मीठा हुआ ही नहीं है, अभी वो साल भर का ही बच्चा है, अभी वो मदर फीडिंग में डिपेंड है, माँ का दूध पीता है बस। साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे को कैसे डायबिटीज हो सकता है? तो वो टाइप 1 डायबिटीज, मतलब उसके शरीर में पूरी तरीके से इंसुलिन क्या है? अब्सेंट। इसीलिए बोलते हैं इस टाइप का जो डायबिटीज है ये बच्चों में भी हो जाता है। इसे इसे हम कई बार जुवेनाइल डायबिटीज भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? जुवेनाइल, जो कि बच्चों में होने वाला। लिखो, पहले कितने पॉइंट लिखे आपने इसमें? एक। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड, यह डायबिटीज या इस प्रकार का डायबिटीज बच्चों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, जिस कारण से इसे जुवेनाइल डायबिटीज कहा जाता है। जहां भी जुवेनाइल वर्ड लगा हो ना, जुवेनाइल मतलब बच्चों से संबंधित। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, जुवेनाइल जस्टिस, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो क्राइम हो जाता है उस पे जो न्याय दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल जस्टिस। छोटे छोटे बच्चे कई बार अपराधी हो जाते हैं, खून कर देते हैं, तो उन्हें सुधार गृह में रखा जाता है, तो उसे हम कई बार बोलते हैं जुवेनाइल जेल है। कैसी जेल है? जुवेनाइल, ठीक है ना। बच्चों में भी हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज। और ये जेनेटिक भी होता है। भाई आप ऐसे समझो ना कि माता पिता को टाइप 1 डायबिटीज था, मतलब माता पिता के शरीर में किसी एक में बीटा सेल काम नहीं कर रही थी या नहीं थी। अब माता पिता से ही जीन्स किसमें आते हैं? बच्चों में आते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपने गन्ने का पौधा लगाया, हालांकि गन्ना और इंसान में धरती आसमान का अंतर, गन्ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, लेकिन मान लीजिए अगर गन्ना का पौधा आपने लगाया, गन्ना काट के आपने लगाया, और जिस गन्ने को आपने काटा वो बहुत मीठा नहीं था, तो जो नए पौधे तैयार होंगे वो कैसे होंगे? उसी के जैसे। तो कई बार क्या होता है कि ये जेनेटिकली भी हो जाता है, एक जनरेशन से किसमें आता है? दूसरी जनरेशन में आता है। इसलिए इसे हम जेनेटिक डायबिटीज भी कह देते हैं। नोट करके लिख लो, इसे आनुवांशिक डायबिटीज भी कहा जा सकता है। जेनेटिक, या इसे हम ऑटो इम्यून डायबिटीज भी कह सकते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? जब हमारे शरीर के अंदर ही किसी चीज प्रकार की दिक्कत होने लग जाए तो ऑटो इम्यून बीमारी कहलाती है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारे शरीर का सेफ हिसाब किताब रखने वाली जो चीज है, उसने बाहर छोड़ो हमारे शरीर पे ही हमला कर दिया, तो उससे क्या हो जाता है? ऑटो इम्यून बीमारी हो जाती है। अब आप बताओ, जिसको टाइप 1 डायबिटीज होगी, सोच के बताना सभी लोग, उसको इंसुलिन की जरूरत कभी कभी होगी या हमेशा होगी? है ही नहीं उसके बॉडी में इंसुलिन, तो कंपलसरी नीड होगी या कभी कभी नीड होगी उसको? मतलब हर खाना खाने के बाद इंसुलिन के शॉट्स लगेंगे उसको, ठीक है ना। और ये कंपलसरी है, इसलिए हम इसे इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज कहते हैं। क्या बोल देते हैं? इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज। नोट करके लिख लो, या इसे हम इंसुलिन डिपेंड डायबिटीज कह सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा। इंसुलिन डिपेंड डायबिटीज, क्लियर है?
तो एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे क्या? बताओ। अगर हम बोलें कि टाइप 1 डायबिटीज का कारण क्या है, तो क्या बताएंगे आप? इंसुलिन की कमी या अनुपस्थित होना। अनुपस्थित, पूरी तरीके से क्या है? एब्सेंट, है ही नहीं। ये वाला जो टाइप 1 है, ये किसमें हो सकता है भाई? बच्चों में भी हो सकता है। और तीसरे नंबर में हमने लिखा कि इसमें जो इंसुलिन है उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा होती। इंसुलिन डिपेंडेंट है, हर खाने के बाद आपको इंसुलिन के क्या लेने होंगे? शॉट्स लेने होंगे। इसलिए टाइप 1 ज्यादा खतरनाक, ठीक है ना। बच्चों में हो जाता है, मैंने आपको समझाया कि भाई इसमें बनता ही नहीं। अब लिखो टाइप 2। अब टाइप 1 अगर आपने ढंग से समझा है ना, तो टाइप 2 आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। टाइप 2 में क्या होगा, सोचो जरा। टाइप 2 में जो इंसुलिन होगा ये अपसेंट नहीं होगा, बस इसकी क्या होगी? कमी होगी। और जब इंसुलिन की कमी हुई, इसका मतलब हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले शरीर में इंसुलिन अच्छा खासा था, फिर आपने इतने कांड कर दिए अपने शरीर के साथ कि धीरे धीरे इंसुलिन बनना क्या हो गया? कम हो गया। तो ये टाइप 2 वाला जो डायबिटीज है, ये ज्यादातर अडल्ट्स में होता है, ज्यादातर वयस्कों में होता है, एक समय के बाद होता है। तो आप ऐसे समझो कि किसी व्यक्ति को 30-35 सालों तक डायबिटीज नहीं थी, और 30-35 साल के बाद उसे क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। इसका मतलब यह है कि उसको टाइप 1 डायबिटीज नहीं हुआ है, उसको क्या हुआ है? टाइप 2। क्योंकि अगर टाइप 1 डायबिटीज होता ना, उसको तो पहले से ही होता हो। अगर उसके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा होता, तब तो वो बचपन से नहीं बन रहा होता। ऐसा तो हुआ नहीं कि 9 साल बना और उसके बाद बनना पूरी तरीके से बंद हो गया। कोई चीज अचानक खत्म तो होगी नहीं, धीरे 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 उसकी कमी आएगी। लेकिन अगर पूरी तरीके से एब्सेंट है, तो फिर कहानी किसमें जाएगी? टाइप 1 में। लिखो, टाइप 2 डायबिटीज में फर्स्ट पॉइंट, यहां इंसुलिन की कमी होती है। ठीक, लिखिए। इसमें इंसुलिन के कभी कभी इंजेक्शन लेने पड़ते। कभी कभी का मतलब यह है कि डिपेंड्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको इंसुलिन मैंडेटरी रहेगा। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिखो, इसको हम अडल्ट डायबिटीज बोल देते हैं, वयस्कों में होने वाले डायबिटीज बोल देते हैं। टाइप 2, टाइप 2 पढ़ रहे हो ना, किसको बोलेंगे? इसको हम क्या बोल देते हैं? अडल्ट डायबिटीज बोल देते हैं। वयस्कों में होती, बड़ों में होती। अब कोई बोले सर किसी आदमी को 50 साल में डायबिटीज हो गई, 50 साल में हो रही, कौन सी हुई? टाइप 2 हो रही। ठीक है ना। मतलब एक समय तक सब बढ़िया था, बाद में कमी हुई किसी न किसी चीज की। क्लियर है सभी को ये? चले आगे। तो बताओ, दो टाइप की डायबिटीज जो होती है, टाइप 1 और टाइप 2, इसमें ज्यादा खतरनाक कौन सी? पहली वाली। टाइप 2 उतनी खतरनाक नहीं, गोली दवाई से काम चल जाता है इसका। अब कोई बोले सर टाइप 2 डायबिटीज अगर हमें सही करनी है तो क्या करना है? डाइट कंट्रोल करो। जो आपकी डाइट है, जो आपका खाना पीना है, वो कंट्रोल करिए आप। एक्सरसाइज करिए, इन सब से टाइप 2 डायबिटीज आपकी कंट्रोल हो जाएगी। कई बार बोलते हैं लोग कि 2 साल पहले, 4 साल पहले इनको डायबिटीज थी, अब सब बढ़िया हो गया है। तो बढ़िया होगा वो ये वाला होगा, तो है ये नहीं है जहां वहां का होगा, ठीक है ना। वहां डायबिटीज में आप डाइट कंट्रोल भी कर लोगे तो क्या होगा? वहां तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ नीचे नोट करके लिख लो। अगर हम अपनी डाइट को नियंत्रित कर लें, डाइट नियंत्रित करने का मतलब क्या है? उतना ही खाएं जितने की जरूरत है। इसे डाइट कंट्रोलिंग सिस्टम बोल सकते हैं। अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें, तो टाइप 2 डायबिटीज से निदान पाया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज से
मुक्ति पाई जा सकती, निदान पाया जा सकता है। ठीक, डन। तो यहां से आपका पेंक्रियास वाला जो हिसाब किताब था वो खत्म हो गया। ठीक, पेंक्रियास में हमने वो तीनों हार्मोन्स पढ़े, जो 3 टाइप के हार्मोन्स हमें उसमें पढ़ने थे, जिसमें पहला कौन सा है, इंसुलिन, दूसरा कौन सा है, ग्लूकेगॉन, और तीसरा कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन। ये 3 टाइप के हार्मोन्स में हमने पढ़े। तीनों का काम क्या है ये हमने डिस्कस किया। डायबिटीज के बारे में हमने डिटेल से बात करी कि डायबिटीज मिलेटियस क्या होता है, इंसिपिडस क्या होता है, एडीएच की कमी होगी तो कौन सा डायबिटीज होगा, इंसुलिन की कमी होगी तो कौन सा डायबिटीज होगा। फिर हमने इंसुलिन की कमी वाले में 2 टाइप्स से डिवाइड किया, टाइप 1 और टाइप 2, जिसमें हमने समझा कि जो टाइप 1 है उसमें इंसुलिन पूरी तरीके से एब्सेंट रहता है, और जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन की क्या होती है, कमी होती है। और अगर आप इतना दिमाग लगा पाते हैं, इतना चीजों पर आप समझ पाते हैं, तो फिर बड़ा आसान टॉपिक हो जाता है और बड़ा मजेदार टॉपिक भी होता है, क्योंकि हमने बहुत सारी फर्दर चीजें जानी है। अभी तक हमने केवल डायबिटीज के बारे में शायद इतना ही सुना था कि डायबिटीज मीठा खाने का परिणाम है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी बीमारी कुछ खाने से नहीं होती है। बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है तनाव, सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। ठीक है ना, जितना ज्यादा इंसान तनाव में रहेगा, जितना ज्यादा इंसान स्ट्रेस में रहेगा, बीमारियां उसको उतनी ज्यादा होंगी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, कुछ नहीं होता उनको, और बढ़िया मस्त जिंदगी जीते हैं। इसलिए याद रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है ना, जहां कभी ऐसा लगने लग जाए कि बहुत जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, हर प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन। बस सही तरीके से उसको देखने की जरूरत। अगर प्रॉब्लम है तो सर सॉल्यूशन तो होगा ना, क्वेश्चन बना है इसका मतलब क्या है, उसका आंसर भी होगा। अब सही आदमी वही कि उस आंसर को वो ढूंढ पाए। तो एक वो लाइन बोली जाती है ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी ही हस्ती जिंदा है, नहीं वो जबरदस्ती जिंदा है ना। तो मस्ती और हस्ती दोनों बनाए रखिए। ठीक ना, कभी दूसरों को इतना मौका मत दीजिए कि वो आपको कंट्रोल करने लग जाएं, और कभी दूसरों को इतना निगलेक्ट भी मत करिए कि वो आपको पूरी तरीके से छोड़ दें। ठीक है ना, दोनों तरीके की चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी होती है। एक समय सब फील होता है, पेरेंट्स को हम इतना भी मौका ना दें कि वो हर चीज हमारी डिसाइड करने लग जाए, और हम उनको इतना भी निगलेक्ट ना करें कि एक समय के बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बीत जाए वो फोन भी ना करें। तो दोनों तरह की जिम्मेदारियां होती, दोनों तरह की चीजें आती हैं, उन पे हम कहीं ना कहीं काम करें तभी जीवन बढ़िया है। और आखिरी बात, लास्ट बात ये है कि हम कितना अच्छा पहनते हैं, कितना अच्छा हम बोलते हैं, कितना अच्छा हम काम करते हैं, इस कोई मतलब का नहीं है। आपका बिहेवियर कैसा है, आप लोगों से बातें, आपका सोच कैसा है, यही सब बातें होती है। ठीक है ना, आपने आज तक कभी ये बात सुनी कि महात्मा गांधी के ड्रेस को लेकर कोई बात करता हो कि महात्मा गांधी का ड्रेस बहुत बढ़िया होता था, या वो लिवाइस की जीन्स पहनते थे, ऐसा सुना आपने कभी? हाँ, लेकिन उन्होंने जो काम किए वो आज तक याद किए जाते हैं। तो बाहर की दुनिया को छोड़ो, थोड़ा काम पे ध्यान दो, जो मेन मुद्दा है उस पे ध्यान दीजिए, बाकी जो कैपिटलिस्टिक विचारधारा है वो तो चलती रहेगी। ठीक, तो ये एक ग्लैंड बची हुई थी जिसके बारे में हमें बात करनी थी, टॉपिक पूरा हो गया, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो फटाफट।